11th क्लास का इकोनॉमिक्स का हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। इसी साल से हम अपने कुछ लेक्चर को यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाले हैं। तो यूट्यूब पे एक चैनल होगा मॉडर्न एरा क्लासेस करके, वहाँ पे मेरे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। हर दूसरे दिन हम एक लेक्चर को अपलोड करेंगे एंड हर एक लेक्चर में कुछ नई बातें होंगी। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, आगे चलने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से उसको सुनना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आपके सीनियर होते हैं जिनके 10th एंड 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं, बट फिर ऐसा क्या होता है कि वो रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, या फिर एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम उनसे नहीं क्रैक हो पाता है, या जॉब वगैरह करते हैं तो उतनी सैलरी उनको नहीं मिल पाती है। इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम में सोचना तो सिखाता नहीं है, सिर्फ हमें रटना सिखाता है चीजों को। जो हम थ्योरी पढ़ते हैं और जो हम रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं, दोनों में बहुत गैप होता है। कहने वाली बात तो ऐसे हो गई कि आपने 4 साल मेहनत करके कराटे सीखे और 4 साल के बाद जब आपके पड़ोस से आपकी लड़ाई हुई तो वो बंदूक लेके आ गया, वो गन लेके आ गया। तो यही सेम हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चल रहा है। जो हम पढ़ रहे हैं और जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, दोनों में बहुत गैप है। उस गैप को शायद हम कम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारे ऊपर अथॉरिटीज हैं वही अगर कुछ स्टेप्स उठाएंगी तभी कुछ हो सकता है। बट हाँ, हम आपको सोचना सिखा सकते हैं। एंड अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है तो फिर आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, सोचना अगर आपको आता है, आपका माइंडसेट है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो वीडियोस बनाई जा रही है सिर्फ इसीलिए बनाई जा रही है कि आप उसको सोच सको, किसी काम को नए तरीके से कर सको। हर टीचर बोलता है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपके अंदर एजुकेशन है, आप एजुकेटेड पर्सन हो, तो किसी चीज को नए तरीके से कर पाओगे। हर टीचर ये बोलता है, बट हर टीचर सिखाता नहीं है, वो सिर्फ रट्टा लगाना आपको सिखाता है। तो मेरी वीडियोस का जो मेन एम है कि आपको चीजों को रटना ना पड़े, आप चीजें समझ सको। अगर आप सिर्फ इसीलिए मेरे चैनल पे आए हो, इसीलिए मेरी वीडियोस देख रहे हो कि आपका मोटिव है एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो फिर ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो, चीजें सोचना कैसे है, चीजें करना कैसे है, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 3 प्यारे वर्ड्स के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। 11th क्लास इकोनॉमिक्स, हमारे पास 2 बुक्स हैं। एक बुक है स्टैटिस्टिक्स और जो दूसरी बुक हमारे पास में है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमें 2 पढ़ना है, ये हमें 2 पढ़ना है। अब क्या होता था, 10th तक आप सारे बच्चों ने एनसीईआरटी से पढ़ा था। 10th तक आप सारे बच्चों ने एनसीईआरटी से पढ़ा था। बट अब यहां पे हम एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते हैं, कुछ राइटर्स की बुक यहां पे लग जाती हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं, 2 राइटर काफी फेमस हैं, तो मैं 2 के नाम बताऊंगा। एक का नाम है टीआर जैन और दूसरे का नाम है संदीप गर्ग। या तो आपके स्कूल में टीआर जैन की बुक लगी होगी या तो संदीप गर्ग की बुक लगी होगी। सर दोनों में से अच्छी कौन है? दोनों ही अच्छी है। ठीक है, हम सारा का सारा सिलेबस अपने नोट से कवर करने वाले हैं। सारा का सारा जो भी चीजें हैं वो आपको मेरे नोट्स में मिलने वाली हैं। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। हम स्टैटिस्टिक्स को फर्स्ट पार्ट मान के चल रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स को सेकंड पार्ट। क्यों ऐसा हम मान के चल रहे हैं? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स को हम पहले कवर करेंगे एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को बाद में कवर करेंगे, इसलिए इसको फर्स्ट पार्ट एंड इसको सेकंड पार्ट। हो सकता है आपके स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले करवाया जाए एंड स्टैटिस्टिक्स को बाद में। ओके, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना एंड समझने की कोशिश करना। होता क्या है, जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना, तो अगर जैसे आपको 10th में पढ़ाया गया होगा मीड, मोड, मीडियन। अब टीचर कोई आपको पढ़ा रहा है, आपने उससे पूछ लिया कि सर ये जो फॉर्मूलेज आए हैं इनका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है या इनके पीछे लॉजिक क्या है, तो टीचर आपको 2 चांटे लगा के या कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके चुप करा देता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं जानना है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। या ऐसा कुछ बोल देता है कि इसके अंदर बहुत मैथ्स है, इसके डेरिवेशन में बहुत टाइम लगेगा, तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। बट हम ऐसा कोई भी चीज नहीं करने वाले हैं। एक एक फॉर्मुलेज भी अगर मैं आपको लिखा रहा हूं तो उसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूं। एक एक चीजों को कनेक्ट करके चलेंगे, 1 बाय 1 चीजों को कनेक्ट करेंगे। जो भी लिख रहे हैं उसको कनेक्ट जरूर करेंगे और उसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे सेशंस थोड़े से लंबे होने वाले हैं। ठीक है, आराम से बैठ के देखना, स्किप मत करना वीडियोस को, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने ये चैप्टर्स बना के रखे हुए, चैप्टर 8। अब आपकी बुक में कुछ अलग चैप्टर हो सकता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। क्या होता है, मैंने 2-3 चैप्टर को कंबाइन करके बना दिया है। तो ये 8 चैप्टर है मेरे हिसाब से और ये 8 चैप्टर हम कवर करने वाले हैं।
ये 8 चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा बेस हम कवर करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, पहला पेज छोड़ देना। पहला पेज जो हमारा रहेगा वो रोड मैप रहेगा। पहला पेज हमारा क्या रहेगा? रोड मैप। रोड मैप का मतलब ये हुआ कि उस चैप्टर में क्या क्या बातें हमको पढ़नी है, एक्चुअली में वो हमको पता तो रहनी चाहिए। उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हमें पता तो रहना चाहिए। तो इसीलिए हर चैप्टर की स्टार्टिंग में हम रोड मैप बनाने वाले हैं। ये रोड मैप अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको स्किप कर दो और एक पेज छोड़ देना एंड हम आगे चलते हैं। आगे, चाइल्ड टू ओल्ड मैन, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा इंसान हो, कोई जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते हैं। सर एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी एक्टिविटी हो गई। कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सामान बना रहा है, समझ में आई मेरी बात? कोई सेलर है वो सामान बेच रहा है तो वो एक्टिविटी कर रहा है। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो वो एक्टिविटी जरूर करता है। जो वो एक्टिविटी करता है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है या तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे मैंने ब्लू करके रखा हुआ है, यहां पे मैंने ब्लैक करके रखा हुआ है। तो इस ब्लू का मतलब ये हो गया कि इस टॉपिक को हम आगे लेके जाने वाले हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं पे पढ़ेंगे बस। इसके बाद इसका जो फर्दर स्टडी है वो हम नहीं करने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ध्यान से सुनना। इट इन्वॉल्व्स कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट। सर इतने सारे नए वर्ड्स आ गए, बिल्कुल मैं इसको बाद में बताऊंगा, बस आप ध्यान रखना कि ये 5 चीजें आती हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा ये होता क्या है। ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को आप गुड्स भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट को क्या बोल सकते हो आप? गुड्स भी बोल सकते हो। एंड सर्विसेज फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। बस अभी इतना समझ के चलो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कोई भी चीज जो आप पैसों के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? पैसों के लिए, मतलब मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब पैसों के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कर रहे हो, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर यहां पे ना कुछ वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे एक प्रोडक्ट आया हुआ है, जैसे गुड्स आया हुआ है, सॉरी, जैसे यहां पे क्या आया हुआ है? गुड्स आया हुआ है, प्रोडक्ट आया हुआ है या गुड्स बोलते हैं इसको, या सर्विसेज आए हुए हैं। तो गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आप मेडिसिन की दुकान पे गए, आपने मेडिसिन वाले को बोला कि मेरे को मेडिसिन चाहिए ये वाली, उसने आपको मेडिसिन दे दिया। तो जो मेडिसिन उसने दिया है वो आप देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, वो गुड्स हो गया। वो क्या हो गया आपके लिए? गुड्स। मैं टीचर हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं कोई गुड्स थोड़ी ना दे रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। एक लॉयर है, लॉयर आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। डॉक्टर है, डॉक्टर क्या दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है। जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो, वो हमारा क्या होता है? सर्विसेज होते हैं। आई थिंक गुड्स एंड सर्विसेज में आपको अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो हम पैसों के लिए नहीं करेंगे, जो हम पैसों के लिए नहीं करेंगे। कैरिड आउट विदाउट मोटिव फॉर मॉनेटरी गेन। समझ में आया? जो पैसों के लिए नहीं करेंगे, विदाउट मॉनेटरी गेन लिखा है ना। मॉनेटरी का मतलब पैसों के लिए, पैसों के लिए हम कोई चीज नहीं करेंगे तो उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप जरा एग्जांपल देखते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अ टीचर, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा क्या मोटिव रहेगा कि सर पैसे कमाना है मेरे को। उसके बाद डॉक्टर हो गया, वो भी यही चाहता है, मैन्युफैक्चरर भी यही चाहता है, ट्रेडर भी यही चाहता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल में क्या आ जाएगा? चैरिटेबल एक्टिविटीज, चैरिटी वगैरह कर रहे हो, या रिलीजियस एंड कल्चर एक्टिविटीज। डॉक्टर प्रोवाइड हेल्थ केयर टू हिज हर फैमिली मेंबर, वो अपने फैमिली मेंबर को ही सर्विस दे रहा है। किसकी सर्विस दे रहा है? हेल्थ केयर की सर्विस दे रहा है। तो अपने ही फैमिली मेंबर को दे रहा है तो पैसे थोड़ी ना चार्ज करेगा वो। तो इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसका मेन मोटिव अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसका मोटिव है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना, थर्ड पॉइंट इसके अंदर, इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ, सॉरी थोड़ा सा दोबारा से आते हैं। इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। ये फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ा देता है। नॉर्मल सी बात है, ये काम आप कर रहे हो, इससे आपके पास में क्या आने वाला है? पैसा आने वाला है। तो जब पैसा आएगा तो फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। यहां पे कोई पैसा नहीं आ रहा है इसलिए फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी में नहीं बढ़ता है। तो आई थिंक सिंपल सी बातें थी ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे।
आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला था, मैंने यहाँ पे ब्लू से लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया इसको हम आगे स्टडी करेंगे एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे स्टडी नहीं करने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से क्या अराइज होगा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। इसको अभी होल्ड पे कर दो। बस इतना ध्यान रखना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से क्या अराइज होगा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होने वाले हैं। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब अराइज होते हैं तो हमें किसकी स्टडी करनी पड़ती है? तो हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होंगे तो हमें किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अब आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं। अभी और डिटेल में बात करेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी मैं रिलेट कराता हूं एक एक चीजों को, बस अभी समझते जाओ जो मैं समझा रहा हूं आपको। चलो आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमारा और है, मटेरियल गुड्स वर्सेस नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स वर्सेस नॉन मटेरियल गुड्स। सर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? ध्यान से सुनना। कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे भी रीजन होता है, उसके पीछे भी लॉजिक होता है, वो भी समझेंगे। बट पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूं, फिर इसको रिलेट करा दूंगा। तो मटेरियल गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं और जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे क्लोथ हो गया, बिल्डिंग हो गया। सर बिल्डिंग को तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो सर आपने बिल्डिंग मटेरियल गुड्स में क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअली में ना, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम मान के चलेंगे वो मटेरियल गुड्स के अंदर आ जाएगा। जैसे बिल्डिंग को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उसको मटेरियल गुड्स में डाल देंगे। नॉन मटेरियल गुड्स के अंदर सर्विसेज आती हैं। नॉन मटेरियल गुड्स के अंदर क्या आती है? सर्विसेज आती है, जो हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते। अभी जस्ट मैंने बताया था सर्विसेज क्या होते हैं। एक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सारे क्या देते हैं आपको? सर्विसेज देते हैं। ये सारे के सारे क्या देते हैं आपको? सर्विसेज देते हैं। मटेरियल गुड्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक गुड्स एंड जो दूसरा आता है वो आता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स। अब इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है? इकोनॉमिक गुड्स का मतलब होता है प्राइस। उनका कुछ ना कुछ प्राइस होगा और वो लिमिटेड होंगे। वो क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। उनका कुछ ना कुछ प्राइस होगा और वो लिमिटेड होंगे। लिमिटेड को हम बोलते हैं स्केयर। लिमिटेड को क्या बोलते हैं? स्केयर। समझ आई? इनकी कमी रहने वाली है। इनकी क्या रहने वाली है? कमी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? जो फ्री होते हैं, जिनका कोई प्राइस नहीं होता है, और इनकी सप्लाई भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इनकी सप्लाई भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। सर एग्जांपल बताइए। एग्जांपल ये रहा सर आपके सामने, एयर, हवा, वाटर, पानी, सनशाइन, ये सारे के सारे ही क्या होते हैं? कोई प्राइस नहीं होता है और इनकी सप्लाई भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। समझ में आई मेरी बात? अब सर आप बोलोगे सर ये जो क्लोथ्स हैं वो क्लोथ्स लिमिटेड कैसे हैं? सर क्लोथ्स जो हैं वो लिमिटेड कैसे हैं? ये जो राइस है ये राइस लिमिटेड कैसे है? सर बिल्कुल सही, होते हैं लिमिटेड। कैसे होते हैं जरा ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं आपके पास में एक लैंड है, एक जमीन है। आपके पास में एक क्या है? जमीन है। अब उस जमीन पे या तो आप राइस उगा सकते हो, उस जमीन पे आप या तो राइस उगा सकते हो या तो आप क्या उगा सकते हो? वीट उगा सकते हो। तो अगर आपने राइस उगाया तो वीट उगा नहीं पाओगे, और अगर आपने वीट उगा दिया तो राइस नहीं उगा पाओगे। तो दोनों में से एक ही चीज उगा सकते हो। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये लिमिटेड है। ये क्या है? लिमिटेड है। ये क्या है? लिमिटेड। मतलब अगर आपने राइस उगा दिया तो वीट नहीं उगा सकते, और वीट उगा लिया तो राइस नहीं उगा सकते हो। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास अनलिमिटेड लैंड है। समझ में आई मेरी बात? ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जिस बच्चे को यहाँ पे थोड़ा बहुत भी डाउट है वो आगे आपको और अच्छी तरीके से अभी समझ में आ जाएगा। अभी स्केर्सिटी के बारे में हमें पूरा का पूरा पढ़ना ही है। तो बस यहां तक आप ध्यान रखो कि इकोनॉमिक गुड्स का मतलब होता है कि प्राइस होगा उनका, और वो क्या होंगे? लिमिटेड होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? लिमिटेड होने वाले हैं। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं एंड आगे कुछ बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है, मतलब इकोनॉमिक्स कहां से आया हुआ है? ग्रीक वर्ड से। किस वर्ड से आया हुआ है? ग्रीक वर्ड से। ध्यान रखना, जिस चीज की खोज जहां पे होती है वो चीज उससे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मान लेते हैं किसी चीज की खोज इंडिया में हुई है, तो जब इंडिया की जो भाषा होगी, जैसे इंडिया की भाषा हिंदी है, यहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो चीज हिंदी में हमने खोजी होगी। फिर उसको ट्रांसलेट किस में करेंगे? जैसे मान लो उस चीज को हमें इंडिया से बाहर लेके जाना है, तो बाहर जिस कंट्री में आप लेके जा रहे हो उस कंट्री की जो लैंग्वेज है, जो वहां पे पढ़ाया जा रहा है, उस लैंग्वेज में उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ था ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक में एक वर्ड है
ओयकॉज, ओयकॉज को हम बोलते हैं हाउस, क्या बोलते हैं, हाउस। और जब इसी ओयकॉज को हमने इंग्लिश में चेंज किया तो ये बन गया इको। और उसके बाद एक वर्ड था ग्रीक में नीमन, इसका मतलब होता है टू मैनेज, और जब इसको हमने इंग्लिश में चेंज किया तो क्या बन गया, नॉमिक्स। जब दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, इकोनॉमिक्स, क्या बन गया, इकोनॉमिक्स। एंड इन दोनों वर्ड्स को भी मिलाया तो वो क्या बन गया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड को मैनेज करना, हाउस को मैनेज करना, किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा इकोनॉमिक्स। हाउस को मैनेज करना, किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक्स। इसको यहीं पे रोकते हैं, अभी डिटेल में आपको समझ में आएगा। ये बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है। उससे पहले आते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषा दी, किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। जिन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषा दी किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। किसी ने बोला इकोनॉमिक्स ये होता है, किसी ने बोला इकोनॉमिक्स ये होता है। ऊपर वाली को थोड़ा सा होल्ड पे करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। पहले नीचे वाले पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए हुए हैं, आप आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी 11th में सिर्फ आपको 4 लोगों के बारे में पढ़ना है। कितने लोगों के बारे में पढ़ना है, 4 लोगों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आई थी वो आई थी वेल्थ डेफिनेशन। जो सबसे पहली डेफिनेशन आई थी वो आई थी वेल्थ डेफिनेशन। इसको किसने बताया था, इसको बताया था एडम स्मिथ ने। इसको किसने बताया था, एडम स्मिथ ने। जब कोई इंसान पहली बार ना किसी चीज के बारे में बताता है, किसी चीज के बारे में आइडिया देता है, तो हम उसको फादर मान लेते हैं उस चीज का। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन था, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन था, एडम स्मिथ। तो हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको मानते हैं, एडम स्मिथ को मानते हैं। ठीक है, अब एडम स्मिथ ने क्या किया, एडम स्मिथ पब्लिश्ड हिज बुक। कौन सी बुक पब्लिश की उन्होंने, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776। तो थोड़ा सा बुक के बारे में ध्यान रखना। एंड उन्होंने कब किया था लाइक पब्लिश, 1776 में, 1776 में। और उन्होंने अपनी इस बुक में किसके बारे में बताया था, वेल्थ के बारे में बताया था। अगर आप वेल्थ को देखोगे तो आपके माइंड में बस एक ही बात जाएगी कि वेल्थ का मतलब होता है मनी, पैसा। वेल्थ का मतलब क्या होता है, मनी और पैसा। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में वेल्थ को हम कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। अब मैंने ये बॉक्स बना के रखा हुआ है। इस बॉक्स का मतलब हो गया कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके थिंकिंग प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि वेल्थ की डेफिनेशन क्यों आई। समझ में आई मेरी बात, वेल्थ की डेफिनेशन एक्चुअली में क्यों आई, जरा ध्यान से सुनना। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेल्थ मीन्स मनी। वेल्थ का मतलब क्या होता है, पैसा। बट इन इकोनॉमिक्स वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ऐसे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम वेल्थ बोलते हैं। ये किसने बोला, एडम स्मिथ ने। अब गुड्स पढ़ते ही आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए, सर इन्होंने तो गुड्स के बारे में बताया बट इन्होंने तो सर्विसेज के बारे में नहीं बताया। अभी पढ़ाया था ना आपको, सर इन्होंने तो गुड्स के बारे में बताया, इन्होंने सर्विसेज के बारे में नहीं बताया। बिल्कुल सही, इग्नोर द नॉन मटेरियल गुड्स। और मैंने अभी नॉन मटेरियल गुड्स के बारे में आपको बताया था। नॉन मटेरियल गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज। क्या होते हैं, सर्विसेज। तो इन्होंने किसके बारे में इग्नोर कर दिया, इन्होंने नॉन मटेरियल गुड्स मतलब सर्विसेज को इग्नोर कर दिया। इन्होंने सर्विसेज को इग्नोर कर दिया। इसके अलावा भी इनकी डेफिनेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, अभी आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, सब समझ में आएगा। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया कि क्यों इनको क्रिटिसाइज किया गया, इनकी डेफिनेशन में क्या कमी थी, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी इसको होल्ड पे करते हैं, आगे चलो। फिर हमारे सेकंड नंबर पे कौन आ गया, सेकंड नंबर पे हमारे आगे एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। अब एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला वेल्थ क्या है, वेल्थ का मतलब होता है मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर मतलब ऐसे गुड्स जिनसे इंसान का भला होगा, ऐसे गुड्स जिनको कंज्यूम करने से इंसान का भला होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेल्थ। तो इन्होंने वेल्थ की कुछ और डेफिनेशन बता दी। इन्होंने वेल्थ की क्या बता दी, कुछ और डेफिनेशन। इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बुक का ध्यान रखना, बुक का नाम याद रखना, पब्लिश किया गया, कब पब्लिश किया गया, 1890 में। और उन्होंने किस पे फोकस किया, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब उन्होंने वेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया,
उन्होंने वेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वेल्थ को वेलफेयर के रूप में बताया। वेल्थ को किस रूप में बताया? वेलफेयर के रूप में बताया, कि लोगों का क्या हो सके, इससे कल्याण हो सके। समझ में आई मेरी बात? अब जरा ध्यान से सुनना। We should consider only those activities which promote material welfare। हमें ऐसी एक्टिविटीज को क्या करना है, इंक्लूड करना है वेल्थ में, जो क्या कर सके, हमारा मटेरियल वेलफेयर कर सके, मतलब किसी इंसान का भला कर सके। ऐसे एक्टिविटीज या ऐसे गुड्स जो किसी इंसान का क्या कर सके, भला कर सके, उसको हम वेल्थ बोलते हैं। तो दोनों ने ही वेल्थ की डेफिनेशन बताई, बट एक इंसान ने वेल्थ को किसी और रूप में बताया और एक इंसान ने किसी और रूप में बताया। तो इसीलिए हम इनको वेल्थ डेफिनेशन बोल देते हैं और इसको हम वेलफेयर डेफिनेशन बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने वेल्थ की परिभाषा किसी और रूप में दी। इन्होंने भी क्या कर दिया, इन्होंने भी नॉन मटेरियल गुड्स को इग्नोर कर दिया, इन्होंने भी सर्विस को इग्नोर कर दिया, इन्होंने भी क्या कर दिया, सर्विसेज को इग्नोर कर दिया। ठीक है, क्रिटिसिज्म के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, इसको होल्ड पे करते हैं, इसको हम होल्ड पे करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि जो वेल्थ की डेफिनेशन एडम स्मिथ ने बताई उसमें उन्होंने सर्विसेज को नहीं जोड़ा, उन्होंने सर्विसेज को नहीं जोड़ा, उन्होंने वेल्थ की डेफिनेशन ऐसे क्यों बताई? समझना ही मेरी बात, किसी ना किसी बेसिस पे तो उन्होंने वेल्थ की डेफिनेशन बताई होगी ना, ऐसे तो है नहीं कि उन्होंने अपने मन से बता दिया होगा। जब कोई डेफिनेशन आती है तो उसके पीछे लॉजिक होता है। एक्चुअली में हुआ क्या ना, इंग्लैंड में क्या हुआ उस समय, इंग्लैंड में ना लोग लार्ज लार्ज इंडस्ट्री, मतलब लार्ज इंडस्ट्री का मतलब ऐसे समझ के चलो कि मशीन्स में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे थे, मशीन्स में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे थे और उन मशीन से गुड्स बना रहे थे, उन मशीन से क्या बना रहे थे, गुड्स बना रहे थे। समझना ही मेरी बात? तो इंग्लैंड में ऐसा होकर रखा हुआ था कि बहुत ज्यादा पैसा इंडस्ट्री सेक्टर में लग रहा था, बहुत ज्यादा पैसा प्लांट एंड मशीनरी में लग रहा था और उससे गुड्स बनाए जा रहे थे। तो एडम स्मिथ ने ये नोट डाउन किया कि भैया ये जो गुड्स बनाए जा रहे हैं इनकी वजह से जो वेल्थ हो रही है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि जो वो गुड्स थे वो इंसान की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे थे। जब गुड्स की डिमांड होगी तभी तो उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो इंग्लैंड में ये हो रहा था कि बहुत सारे जो गुड्स थे या बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज आ रही थी, वो नए नए गुड्स बना रही थी, प्लांट एंड मशीनरी में बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा था, इससे इंग्लैंड की वेल्थ बढ़ रही थी। तो उस टाइम में एडम स्मिथ ने ये पॉइंट को नोट डाउन किया, इस बात को देखा और उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के रूप में बता दिया। उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस रूप में बता दिया, वेल्थ के रूप में बता दिया। फिर जब टाइम आगे जाता रहता है ना, टाइम आगे जाता रहता है, तो टाइम जब आगे जाता रहता है तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। फिर कोई और सिचुएशन आ गई, तो जब कोई और सिचुएशन आई तो कोई और इंसान आ गया, उसने पहले वाले इंसान को करेक्ट कर दिया, उसने बोला नहीं सर ये नहीं होगा, कुछ और होगा, क्योंकि सिचुएशन कुछ और थी। जैसे इंग्लैंड में आज ये सिचुएशन है, हो सकता है कुछ और सिचुएशन आ जाए किसी और कंट्री में, तो फिर वो डेफिनेशन चेंज की गई और एल्फ्रेड मार्शल ने मटेरियल वेलफेयर के बारे में बता दिया। तो ये लॉजिक होता है, ऐसे नहीं कोई हवा में डेफिनेशन आ जाती है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके पेपर के लिए बॉक्स वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बॉक्स के बाहर चीजें लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट रखती हैं। अब थर्ड नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा लियोनल रॉबिन्स, जिन्होंने डेफिनेशन दी स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब होता है कमी, या स्केयरसिटी को आप लिमिटेड भी बोल सकते हो। स्केयरसिटी को क्या बोल सकते हो, लिमिटेड। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, यहाँ पे देखो, और मैंने बोला था आपको कि ये जो स्केयर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में अभी डिटेल में आपको नीचे समझ में आने वाला है, नीचे समझ में आने वाला है। थर्ड नंबर पे जो आए वो आए लियोनल रॉबिन्स। उन्होंने क्या बोला, इन हिज बुक एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उन्होंने एक बुक पब्लिश की और उसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो कब पब्लिश की, 1932 में, ये डेट ध्यान रखना। उन्होंने किस पे फोकस किया, स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड या कमी। उन्होंने ये बातें बताई। अब उन्होंने बताया क्या, और उन्होंने पहले जो इंसान थे कौन कौन थे, एडम स्मिथ एंड एल्फ्रेड मार्शल, उनको करेक्ट कैसे किया उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज आई, उन्होंने बोला कि नॉन मटेरियल गुड्स आर ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन मटेरियल गुड्स आर ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो नॉन मटेरियल गुड्स हैं वो भी क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। मतलब उन्होंने सर्विसेज को भी जोड़ दिया। तो उन्होंने पहला काम क्या किया, जो सर्विसेज दोनों लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं जोड़ा था उसको किसने जोड़ दिया, लियोनल रॉबिन्स ने। फिर उन्होंने आगे क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, ऐसे गुड्स जो लोगों का भला करेंगे उन्हीं को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। बट इन्होंने क्या बोला कि जो अल्कोहल होते हैं या जो सिगरेट्स होते हैं
वो तो किसी का भला नहीं करते, डू नॉट प्रमोट मटेरियल वेलफेयर, बट फिर भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। बट सर अगर वो किसी का भला नहीं कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। मैंने बोला था इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंजम्पशन आता है। तो एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे अल्कोहल को बनाया जाता है, प्रोडक्शन का मतलब बनाया जाता है, कंजम्पशन का मतलब कंज्यूम किया जाता है, तो वहां पे कंज्यूम भी किया जाता है और वहां पे प्रोडक्शन भी उसकी होती है, तो वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या नहीं होगा? अरे सर नॉर्मल सी बात है, उसको बना रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है। बट एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो इसको करेक्ट किसने किया? इसको लियोनल रॉबिन्स ने करेक्ट किया। वो जो वेलफेयर वाली डेफिनेशन थी ना, उसको करेक्ट किसने किया? लियोनल रॉबिन्स ने। और उन्होंने बोला ऐसे गुड्स जो इंसान का भला नहीं कर रहे हैं बट वो फिर भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर उसके बाद उन्होंने करेक्ट किया, किसको करेक्ट किया उन्होंने? एडम स्मिथ को करेक्ट किया उन्होंने। किसको करेक्ट किया? एडम स्मिथ को। देखो कैसे करेक्ट किया। एयर, सनलाइट आर एसेंशियल फॉर अस, वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, बट दे आर नॉट वेल्थ। वो वेल्थ नहीं है। क्यों वेल्थ नहीं है? बिकॉज वो फ्री है और वो अनलिमिटेड इन सप्लाई है। वो अनलिमिटेड इन सप्लाई है। तो एडम स्मिथ ने क्या बोला था? एडम स्मिथ ने बोला था जो मटेरियल गुड्स हैं, जो मटेरियल गुड्स हैं वो क्या होते हैं? वो वेल्थ होते हैं। और मटेरियल गुड्स के अंदर दो आते हैं, इकोनॉमिक गुड्स और नॉन इकोनॉमिक गुड्स। बट इसको करेक्ट किसने किया? इसको करेक्ट किया लियोनल रॉबिन्स ने। लियोनल रॉबिन्स ने बोला जो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होगी जिनका कुछ प्राइस है और जो क्या है? जो लिमिटेड है। तो एडम स्मिथ को भी लियोनल रॉबिन्स ने करेक्ट किया और उनकी बात भी सही थी। उनकी बात भी क्या थी? सही थी। मैंने आपको होल्ड पे लगवाया था क्रिटिसिज्म। मैंने क्या होल्ड पे लगवाया था? क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म में देखो क्या था? नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ। जो इन्होंने वेल्थ की परिभाषा बताई ना वो बहुत नैरो था। उसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड भी नहीं की। उसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड नहीं की। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीजें इन्होंने इंक्लूड नहीं की। आगे मटीरियल वेलफेयर, इन्होंने जो डेफिनेशन बताई वो डेफिनेशन क्या थी? बिल्कुल ही गलत थी। इन्होंने मटेरियल गुड्स के बारे में बताया कि जो लोगों का भला करेगा, ऐसा तो था नहीं। जो लोगों का भला नहीं करेगा वो भी तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे सिगरेट्स हो गए, ये ड्रिंक्स वगैरह हो गए, अल्कोहल वगैरह, ये सारे के सारे भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये दो क्रिटिसिज्म थे इन दोनों के। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं एंड आगे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये जो चीजें मैंने आपको लिखाई ना कि ऐसी चीजें वेल्थ नहीं होंगी जो फ्री में होंगी और जो अनलिमिटेड इन सप्लाई में होंगी। इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनना एंड समझने की कोशिश करना। इसी एस्पेक्ट को उठा के जो हमारे लियोनल रॉबिन्स थे उन्होंने तीन बातें बताई। उन्होंने बोला जो ह्यूमन वांट्स होती हैं, जो ह्यूमन एंड्स होती हैं, वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, जैसे मनी। मनी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है तो उसको रिसोर्सेज बोल सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो जो ह्यूमन इच्छाएं हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। साथ ही साथ में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। उनको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज। जब ये तीन चीजें होंगी, जब ये तीन चीजें होंगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगी। जब ये तीन चीजें होंगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगी और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगी तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। जब ये तीन चीजें होंगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगी, इन्हीं को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोगों ने सारी चीजों को एक एक करके रिलेट कर लिया होगा। अभी मैं दोबारा से आपको रिलेट कराता हूं। आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको रट्टा नहीं लगाना है। आपका माइंड वर्क करना चाहिए। जिंदा है आपका दिमाग, मर नहीं गया है कि टीचर जो आपको बताता है सिर्फ वही पढ़ना है। अपने दिमाग से भी आपको सोचना है। आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कौन है? ये बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है। जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको पता होगा। इनका नाम है अंजलि। इनका नाम क्या है? अंजलि। मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं।
अंजलि के पास में 10,000 रुपए हैं। अंजलि के पास में कितने पैसे हैं? 10,000 रुपए हैं। ये जो 10,000 रुपए हैं, क्या है ये? मनी है। क्या है ये? मनी। मैंने बोला था ना, ये जो मनी है इसी को क्या बोलते हैं हम? रिसोर्सेज। तो अंजलि के पास में कितना पैसा है? 10,000 रुपए। और अंजलि मार्केट में गई तो अंजलि के सामने 4 ड्रेस थी। हो सकता है और भी ड्रेस हो, बट मैं 4 मान के चल रहा हूँ। और एक का जो प्राइस था वो 5,000 रुपए था। तो 5,000 रुपए करके 4 ड्रेस थी। एक का प्राइस 5,000 था, दूसरे का भी 5,000 था, इस तरीके से था। समझ में आई? अब अंजलि चाहती है कि वो चारों के चारों ड्रेस खरीद ले। अंजलि क्या चाहती है? वो चारों की चारों ड्रेस खरीद ले। क्या अंजलि चारों की चारों ड्रेस खरीद सकती है? नहीं। तो अंजलि के पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। बट जो अंजलि की इच्छा है, जो अंजलि की वांट्स है, वो क्या है? जो अंजलि की इच्छा है, जो अंजलि की वांट्स है, वो क्या है? वो अनलिमिटेड है। वो क्या है? अनलिमिटेड है। वो चाहती है 4 के 4 ड्रेस वो खरीद ले, बट वो खरीद नहीं सकती है। वो खरीद नहीं सकती है। वो कोई 2 ड्रेस ही खरीद सकती है। वो कोई 2 ड्रेस ही खरीद सकती है। इसके साथ में जो थर्ड पॉइंट था हमारा, वो था अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज। ये अल्टरनेटिव यूज का मतलब बता चुका हूं, दोबारा से सुनो। अल्टरनेटिव यूज का मतलब हो गया, अल्टरनेटिव यूज का मतलब हो गया जो ये रिसोर्सेज हैं। अल्टरनेटिव यूज का मतलब हो गया जो ये रिसोर्सेज हैं, जो ये मनी है, उसको अंजलि अंजलि चाहे ये ड्रेस खरीद सकती है, ये खरीद सकती है, ये खरीद सकती है, ये खरीद सकती है। तो अल्टरनेटिव वे में खर्च कर सकती है। अगर अंजलि मार्केट में जाती और मार्केट में सिर्फ एक ही ड्रेस होती, मार्केट में क्या होता? सिर्फ एक ही ड्रेस होती, ये वाली ड्रेस होती, तो अंजलि को तो सोचना ही नहीं पड़ता, अंजलि यही ड्रेस खरीद लेती। अंजलि को सोचना नहीं पड़ता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो ध्यान रखना, प्रॉब्लम कब अराइज होगा? जब हमारे पास ऑप्शन होगा, जब हमारे पास अल्टरनेटिव यूज होगा, जब इस रिसोर्स को हम अलग अलग जगह पे खर्च कर सकते हैं, तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने वाली है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी तो उसका सोल्यूशन कौन देगा हमको? इकोनॉमिक्स देगा। समझ में आई मेरी बात? इन 3 की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है और उसका सोल्यूशन कौन देता है? इकोनॉमिक्स देता है। इकोनॉमिक्स देता है। रॉबिन्स सेड द इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। न्यूट्रल बिटवीन एंड्स का मतलब क्या हुआ? कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी वांट्स पहले सेटिस्फाई करनी है। आपको कौन सी वांट्स पहले सेटिस्फाई करनी है। जैसे मान लेते हैं आपको अपने स्कूल की फीस देनी है और आपको आईफोन लेना है, तो सबसे पहले कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करोगे? नॉर्मल सी बात है, स्कूल की फीस को पे करोगे। तो इसी तरीके से है। समझ मेरी बात? तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं हैं, तो आपको देखना पड़ेगा किसको पहले आपको सेटिस्फाई करना है। ये पेपर में पूछ लेता है कि न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इसको किसने बताया था? तो रोबिन्स ने बताया था। थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रिटिसिज्म क्या हुआ इनका? क्रिटिसिज्म क्या हुआ इनका? इसके बारे में बाद में बात करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी आगे चलेंगे। जो चौथे नंबर पे हमारे आए वो थे प्रोफेसर सैमुअल्सन। चौथे नंबर पे कौन थे? प्रोफेसर सैमुअल्सन, जिन्होंने दी ग्रोथ की डेफिनेशन। जिन्होंने किसके बारे में बताया? ग्रोथ के बारे में बताया। अब लियोनल रॉबिन्स में क्या प्रॉब्लम आ गई या क्या कमी रह गई जो चौथे इंसान को आना पड़ गया और उसको ग्रोथ की डेफिनेशन देनी पड़ गई? आप सबने पढ़ा था लियोनल रॉबिन्स के बारे में। यहां पे लिखा हुआ था लिमिटेड। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? लिमिटेड। तो ये लिमिटेड देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं एक तरीके से वो फिक्स होते हैं? जो रिसोर्सेज होते हैं एक तरीके से क्या होते हैं? वो फिक्स्ड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो यही इसमें सबसे बड़ी कमी थी। क्रिटिसिज्म, रिसोर्सेज कैन नॉट बी इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि रिसोर्सेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का रिसोर्स टाइम के हिसाब से बढ़ता या घटता है, या बढ़ता है टाइम के हिसाब से, क्या होता है? बढ़ता है। तो रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? हम इंक्रीज कर सकते हैं। बट इनके डेफिनेशन से लग रहा था कि रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, फिक्स है, उनको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पे कौन आए? फोर्थ नंबर पे आए प्रोफेसर सैमुअल्सन, और उन्होंने क्या बताया? ग्रोथ। उन्होंने क्या बताया? ग्रोथ। आपका जो मेन फोकस है ना, आपका जो मेन फोकस है इस वर्ड्स पे होना चाहिए। जैसे वेलफेयर, वेलफेयर पढ़ते ही आपका दिमाग चलना चाहिए। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण। स्केयरसिटी, स्केयरसिटी पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए। स्केयरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड। तो इस वर्ड्स पे फोकस करना। अगर इन वर्ड्स पे आप फोकस करोगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब ऑलरेडी आपको पता है। तो
लियोनल रोबिन्स ने ग्रोथ के बारे में नहीं बताया, तो ग्रोथ के बारे में किसने बता दिया? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। उन्होंने बोला कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मॉडर्न डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। ये क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन है, और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। मतलब इसमें सारी की सारी चीजों को एक तरीके से हमने क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। तो आप ध्यान रखना, ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी थी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है? थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में टाइम लगे, बट आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रटने वाला रोए बार बार, समझने वाला रोए एक बार। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कितनी बार रोना है, एक बार या बार बार, ठीक है? अब एक बच्चा बोलता है रोना तो दोनों को ही है, बिल्कुल सही, रोना दोनों को ही है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस वे में रोना है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेकेंड पार्ट हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।